हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लैब टेक पाठशाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप 5 पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन के जो ओल्ड पेपर है जो अभी रिसेंट में ही हुआ था उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रश्न पत्र जो कि ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन परीक्षा का है वो आ चुका है। और हम इसमें आज बात करेंगे जो 75 नंबर का जो लैब टेक्नीशियन ट्रेड का सिलेबस है और उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। और जो क्वेश्चन 25 नंबर के पोर्शन में से आने थे उसमें हम जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के प्रश्नों पर आज बात करेंगे और इसको जो प्रश्न पत्र है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्हें पहला प्रश्न पूछा है वो है, भारत में नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और यहाँ जो हमारे अभ्यर्थी ने आप देख सकते हैं जो लगाया है आंसर वो असम लगाया था, लेकिन इसका सही जवाब है उत्तराखंड। इसी तरीके से इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा था, भारत में सकल मूल्यवर्धन के संबंध में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो इसमें हमें सही जवाब इसका है तृतीय क्षेत्र। और सही जवाब इसका है तृतीय क्षेत्र। इसी तरह जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तीसरे नंबर का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन है। ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। इसमें इंग्लैंड विजेता रहा था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है इन्होंने, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रामीण बैंक 90 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने की सफलता की कहानी बन गए हैं। इसमें बांग्लादेश सही जवाब है। इसी के साथ जो कुछ इंग्लिश पोर्शन के क्वेश्चन है उन पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जनरल साइंस और जो पैथोलॉजी ट्रेड के हैं। इनमें इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 को इंगित करता है। तो आप सभी को पता होगा सारे विटामिन के उपनाम भी हैं या बायोलॉजिकल नेम हैं। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसी तरह इन्होंने पूछा है विटामिन B12 को कोबालामाइन भी कहा जाता है। तो सही जवाब इसमें आप देख सकते हैं डी ऑप्शन कोबालामाइन रहेगा। फिर से एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है इधर, ईथन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम सभी ने पढ़ रखा है, 12वीं बायोलॉजी विषय से जो लोग पास हुए हैं उन सभी ने इसको पढ़ रखा होगा। C2H6 ये ईथेन का रासायनिक और केमिकल फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से एक अगर जनरल साइंस में फिजिक्स विषय से एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, 11वें नंबर का प्रश्न जो था, इन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट मुख्यतः चलित होता है। सेमीकंडक्टर है जो उसमें करंट कहाँ ड्राइव करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सही आंसर है, इलेक्ट्रॉनों में। इसी तरह 12वें नंबर का प्रश्न है, स्मृति यानी मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है। द लार्जेस्ट मेमोरी ऑफ द मेजर। तो इसमें टेराबाइट, जैसा आप सभी आजकल मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं इसमें आप देखते हैं MB GB करके कुछ मेमोरी के वो रहते हैं, मेमोरी को मापने की इकाई। तो इसी तरह टेराबाइट या TB सबसे बड़ी इकाई। तो इसका सही जवाब होगा टेराबाइट। इसी तरह जैसे ये कुछ क्वेश्चन है इनके बारे में हम नहीं बात करेंगे, हम केवल ट्रेड से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं जनरल साइंस से फिर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है 26वें नंबर का, पेचकस बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो निकेल धातु जो होती है उससे पेचकस बनाने का उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन ए निकेल। हमारे अभ्यर्थियों ने भी सही जवाब पर टिक लगाया है। फिर इन्होंने फिर पूछा है एक क्वेश्चन जनरल साइंस से, मजबूत आधार के आयतन को मापते समय किस सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। जहां ध्यान रखने वाली बात है कि इन्होंने पूछा है नहीं होती है। कई बार अभ्यर्थी होती है समझ के गलत आंसर टिक कराते हैं। तो इसमें लेमिनर फ्लो हुड जो होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। फिर ये पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है 28वें नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय सीमन एनालिसिस। वीर्य विश्लेषण से हमारा क्या अभिप्राय है। कि जो स्पर्म या सीमन काउंट करते हैं उससे संबंधित इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। तो हम इसको सही आंसर डी लगाएंगे, अ रूटीन इनफर्टिलिटी टेस्ट, एक नियमित बांझपन परीक्षण। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। यहाँ इन्होंने पूछा है स्टेलोमीटर स्ट्रिप्स को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इन द सेंटर ऑफ ईच आर्टिकल के बीच में हम रखेंगे उसको। तो आंसर सी इसका सही जवाब होगा। इसी तरह हम बात करते हैं 30वें नंबर के क्वेश्चन की। ये इन्होंने आप सीरोलॉजी संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिस्टिक चरण विकसित नहीं करता है। आप देखेंगे तो इसमें जो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस होता है जो कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में पाया जाता है, जो कि इससे
गोनोरिया, सिफिलिस जैसे बीमारियां कॉज होती हैं, डिसीज कॉज होती हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। अब आप देख सकते हैं कि एक एनाटॉमी से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, 31 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकांश भार किससे बना होता है। तो आप सभी इसमें कई बच्चों ने गलत आंसर लगा दिया था, जबकि इसका सही जवाब है वाटर, जो हमारे टोटल बॉडी वेट का 70% भाग पानी से बना होता है। तो इसी तरह हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 32। प्रोटीन अंश जो एनोड की ओर सबसे अधिक तेजी से पलायन करता है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है और इसमें एक एल्ब्यूमिन सही जवाब है। एल्ब्यूमिन एक टाइप का प्रोटीन होता है। इसी तरह हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये भी एनाटॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है इधर, क्वेश्चन नंबर 33। उस कार्य का नाम क्या है जो पुनर्वास इंजीनियरिंग के संदर्भ में एकल अर्थ या गति पैटर्न के लिए विशिष्ट है। कई बार यह होता है कि जब हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में कई बार बच्चों को, अभ्यर्थियों को परेशानी आती है, तो आप अगर हिंदी आपको ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी समझ में आ रही है तो आप इसका इंग्लिश जो पोर्शन रहता है, इंग्लिश में प्रश्न पूछा गया है, उसको पढ़ के भी सही जवाब लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉडलिटी स्पेसिफिक, तौर तरीके से विशिष्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो ये फिर पैथोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आ गया है। 3 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर रखे मूत्र के नमूने में कौन सा परीक्षण परिणाम बढ़ जाएगा। तो पैथोलॉजी और जिन्होंने लैब में काम कर रखा है या लैब में काम कर रहे हैं जो लैब टेक्नीशियन, उनको इसका जवाब जरूर पता होगा। जो नाइट्राइट होता है, अगर आप लंबे समय तक रखेंगे यूरिन को कंटेनर में तो उसमें नाइट्राइट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्राइट। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये भी पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्होंने यहाँ पूछा है कि ग्राम स्टेनिंग की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसी प्रश्न के ऑप्शन में ही इसका जवाब छिपा हुआ है। पहला ऑप्शन है क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग की खोज की थी। अगर हम ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्राम स्टेनिंग का उपयोग किया जाता है। इसी तरह फिर एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 36। अगर इसकी बात करें तो ये जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के लिए एक शब्द क्या है। तो उन्होंने एक टर्म पूछ लिया है, जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, ट्राइसोमी यानी त्रिगुणसूत्रता सही जवाब होगा। इसी तरह बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की। ये एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णावतार प्रणाली संरचना को एपिडर्मल उपांग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप देखें कि यहाँ क्लिष्ट हिंदी है, ज़्यादा हिंदी आई है, तो अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आ पाएगा। तो हम बात करते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्राजुमेंट्री सिस्टम स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड एज एन एपिडर्मल अपेंडेज। तो इसमें जो बाल और हेयर, आंसर सी जो है वो सही है, और सी आंसर सही हमारे जो अभ्यर्थी है उसने भी लगाया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें ये आप देख सकते हैं जनरल साइंस का क्वेश्चन है। लिपिड असंतृप्ति की डिग्री को निम्नलिखित में से किसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अगर इंग्लिश में बात करें इसको ट्रांसलेट करके, तो डिग्री ऑफ लिपिड अनसेचुरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो आयोडीन नंबर से हम इसे व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन नंबर, इसका सही जवाब होगा। इसी तरह आप देख सकते हैं पैथोलॉजी पोर्शन में इन्होंने फिर 39 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा है। श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC भी कहते हैं, एक वयस्क के रक्त का कितना % होना चाहिए। इन्होंने नॉर्मल वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। तो हम सभी को पता है 4000 से 11000 की संख्या में होती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हमारे अभ्यर्थी ने भी ऑप्शन नंबर सी सही लगाया है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा है कौन सा मस्तिष्क लोब घायल होने पर स्मृति हानि और श्रवण हानि का कारण बनता है। तो इसका सही जवाब है टेम्पोरल लोब। आपने देखा होगा कि हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं और अलग अलग लोब होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, टेम्पोरल लोब सही है। फिर बात करते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड 41 नंबर का क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है सार्वभौमिक विलायक कौन है। द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका सही जवाब पानी यानी वाटर रहेगा। इसी तरह पैथोलॉजी से रिलेटेड इन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछा है। पैथोलॉजी से पैरासाइटोलॉजी या क्या बोल सकते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी संबंधित प्रश्न बोल सकते हैं। तो आप इसमें इन्होंने पूछा है मल का नमूना लेने के लिए कितने समय बाद उसकी जांच की जानी चाहिए। हाउ सून आफ्टर स्टूल सैंपल इज कलेक्टेड शुड इट बी एग्जामाइंड। ठीक है, तो अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो आपने अगर
पेशेंट के स्टूल, मल या फिजिक्स का सैंपल ले लिया है तो कितनी देर बाद उसकी जांच आइडियली कर लेनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 30 मिनट यानी आधे घंटे के अंदर आपको ये जांच कर लेनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो इसमें है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम कैपिलोवेक्टर जेजुनी का प्रारूप है। तो इसका सही जवाब है 42 डिग्री सेल्सियस पर इष्टतम विकास, ऑप्टिमल ग्रोथ एट 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह फिर से एनाटॉमी का इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा बड़ी आंत का भाग नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है कि आप देखें भाग नहीं है ये, तो ये इसमें कई बार अभ्यर्थी गलती कर जाते हैं। तो जो ड्यूडिनम होता है वो बड़ी आंत का भाग नहीं है, वो छोटी आंत का भाग होता है। तो सही जवाब है ड्यूडिनम। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं 45 नंबर 45वें नंबर क्वेश्चन की। तो आप देख सकते हैं पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है निम्नलिखित इम्यूनोग्लोबिन में से कौन सा पेंटोमर के रूप में प्रकट हुआ है। तो अगर आपने एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा हुआ होगा तो एंटीबॉडीज 5 टाइप की होती हैं, उन सभी के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में। अभी हम बात करते हैं, तो इसका जो प्रश्न है इन्होंने पूछा है, तो इसमें आईजीएम टाइप की जो रहती हैं वो पेंटोमर के स्ट्रक्चर की रहती हैं, इसलिए आईजीएम इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अब हम बात करते हैं 46 नंबर वाले क्वेश्चन की, ये भी पैथोलॉजी से रिलेटेड है। WBC गणना के दौरान किन अभिकर्मकों को तनुकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसमें देखेंगे कि सही जवाब है एस्टिक एसिड या HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम जिसे कहते हैं। तो इसका जब सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, ये भी पैथोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा है कि एक क्रिएटिनाइन निकासी परीक्षण किया जाता है, अ क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट इज डन। जैसे आपने देखा होगा KFT के अंतर्गत क्रिएटिनाइन का टेस्ट लगाया जाता है, इसके साथ में 2 टेस्ट और लगते हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनाइन और यूरिक एसिड, ये तीनों टेस्ट लगाए जाते हैं। तो अभी इन्होंने पूछा है क्रिएटिन के बारे में, तो इसका ऑप्शन बी नंबर इसका सही जवाब है। गुर्दे के कार्य का निर्धारण करने के लिए क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट लगाया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, 48वें नंबर का इन्होंने इसमें पूछा है, ये एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्थि मज्जा परीक्षण का आविष्कार किया गया था। इन्होंने ये पूछना चाह रहे हैं कि जब बोन मैरो प्रोसेस होती है उसे कब इन्वेंटेड किया गया था। तो इसका सही जवाब है 1960 में। 1960 में बोन मैरो परीक्षण का आविष्कार किया गया था। इसी तरह हम बात करते हैं पैथोलॉजी से रिलेटेड अगले नंबर 49वें नंबर के प्रश्न की, जहाँ पर इन्होंने पूछा है कि राइस के पानी का स्टूल से संक्रमित रोगी का लक्षण है। अ राइस वाटर स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड विथ। तो विब्रियो कॉलेरा जो कंडीशन बनती है, कॉलेरा की कंडीशन बनती है, उसमें राइस वाटर स्टूल यानी कि पानी के माड़ की तरह जो पेशेंट का स्टूल रहता है वो दिखाई पड़ता है। तो ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पूछा था। इसी तरह अगर हम बात करें 50वें नंबर के क्वेश्चन की, तो ये बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन ग्रुप 5 की परीक्षा में पूछा गया था। इन्होंने एनाटॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, एक वयस्क एडल्ट ह्यूमन बॉडी में या मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 206 बोन्स होती हैं एक एडल्ट वयस्क पुरुष में। और अगर हम बात करें, अगर ये क्वेश्चन घुमा कर पूछते, तो अगर चिल्ड्रन में ये पूछते तो बच्चों में, तो बोन्स की संख्या 300 होती। यहाँ इन्होंने वयस्क में पूछी है, तो 206 बिल्कुल सही जवाब है। हमारे अभ्यर्थी ने भी इसका सही जवाब लगाया है। इसी तरह हम बात करते हैं 51 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। अम्ल खाली स्थान में संग्रहित होते हैं, एसिड आर स्टोर्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका सही जवाब है एक ड्रिप ट्रे में ग्लास डॉट की बोतलों में, इन ग्लास स्टॉपर्स बॉटल इन अ ड्रिप ट्रे। इसी तरह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विडाल टेस्ट के लिए अनुमानित परीक्षण का आधार है। विडाल टेस्ट आप सभी को पता होगा कि टाइफाइड डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम विडाल टेस्ट अपनी लैब में परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन मेथड, जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष समूहन विधि भी कहा जाता है। चलिए इसी तरह हम बात करते हैं अगले 53 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। नसबंदी प्रक्रिया की प्रभावशीलता को निर्धारित करने का सबसे अच्छा साधन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कल्चर मेथड या कल्चर परीक्षण। कल्चर आप सभी जानते होंगे, संवर्धन कराना, क्योंकि हम कई बार आप देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में बैक्टीरिया की ग्रो वगैरह कराते हैं, तो वो कल्चर मेथड कहलाती है। इसका भी आंसर कल्चर मेथड ही होगा।
इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, 54वें नंबर क्वेश्चन की। ये आप फिर देख सकते हैं कि ये फिर एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप वृक्कीय कारणों से ओलिगोरिया हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग में रिजल्ट इन ओलिगोरिया फ्रॉम रीनल कॉसेस? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका सही जवाब है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तीव्र ट्यूबुलर नेक्रोसिस में ये ओलिगोरिया कंडीशन हो सकती है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न के बारे में, ये भी पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूछना चाह रहे हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा अणु आणविक चैपेरोन के रूप में कार्य करके प्रोटीन को मोड़ने में मदद करता है? अब मैंने जैसे पहले की क्वेश्चंस में भी आपको बताया है कि जहां आपको हिंदी अगर क्लिष्ट हिंदी आती है समझ में और प्रश्न में आप अगर उलझ जाते हैं तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ें, उससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हेल्प प्रोटीन फोल्ड बाय एक्टिंग एज अ मॉलिक्यूलर चैपेरोन? तो इसमें लिपिड बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए लिपिड सही जवाब है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं एनाटॉमी से पूछा है। अगर हम इन क्वेश्चनों की बात करते जाएं अभी, तो आपने देखा होगा कि एनाटॉमी पोर्शन से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो हमें पैथोलॉजी के साथ साथ अपना एनाटॉमी वाला पोर्शन भी, आप सभी जो भी लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे एनाटॉमी का पोर्शन भी अपना मजबूत रखें। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56वें क्वेश्चन की। 56 नंबर का क्वेश्चन है, जो मेरू रज्जु होता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, मेरू रज्जु से निकलने वाले तंत्रिका युग्मों की संख्या कितनी है? तो हम सभी को पता है कि 31 या 31 पेयर में होते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 31। इसी तरह आप देखें जनरल साइंस में इन्होंने फिर से एक क्वेश्चन नंबर पूछा है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वसा में OH समूहों की संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो एसिटाइल वैल्यू एसिटाइल माइन को पता करने के लिए OH समूहों की संख्या को व्यक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 है, इनमें से कौन सी जन्मजात उपदंश की विशेषता नहीं है? विच ऑफ दीज आर नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्जेनाइटल सिफिलिस? देखिए हमने जैसे कहा था कि इंग्लिश में हमें ज़्यादा इजीली समझ में आता है क्वेश्चन, तो कॉन्जेनाइटल सिफिलिस के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो गॉन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब फिर देखें तो फिर यहाँ एनाटॉमी से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, वाई अलिंद से गुजरने वाला रक्त खालिस्तान में प्रवेश करेगा? ये पूछना चाहते हैं, ब्लड पासिंग थ्रू द लेफ्ट एट्रियम वुड नेक्स्ट एंटर द। ठीक है, तो अगर आप सभी ने एनाटॉमी पढ़ी होगी तो हमने हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर दिया था, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारे अभ्यर्थी ने भी इसका सही जवाब लगाया है, दिल के बाएं निचले भाग में, लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 500 मिलीलीटर 2% घोल बनाने के लिए कितना 5% HCl आवश्यक होगा? तो बिल्कुल सही है इसका जवाब 200 मिलीलीटर। हमारे अभ्यर्थी ने भी इसका जवाब सही लगाया है। इसी तरह हम बात करते हैं अगले 61 61वें नंबर के क्वेश्चन की। तो ये आप पर देखें कि इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किसका पुनर्निर्धारण और पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए? ये पूछना चाह रहे हैं, ये निम्न में से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें री रैप्ड या डिस्टिलाइज्ड किसे किया जा सकता है? तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर डी है उन सबको पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन सही आंसर होगा। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 62वें नंबर के क्वेश्चन की। ये देख सकते हैं पैथोलॉजी वाले पोर्शन से रिलेटेड है। सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ सिकल सेल एनीमिया पेशेंट अवॉइड? तो इसमें डिहाइड्रेशन है जो वो आंसर सही है, निर्जलीकरण भी जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इसी तरह हम बात करते हैं अगले 63वें नंबर 63 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। यहाँ आप देखें सिफिलिस से फिर एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके पहले भी हम बात कर रहे थे, सिफिलिस से पहले क्वेश्चन आ चुका है और फिर रिपीट हुआ है। सिफिलिस का पता लगाने के लिए, निर्धारित करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी जो लैब में काम कर रहे हैं उन्हें VDRL टेस्ट जरूर लगाया होगा, जिसे हम वेनेरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में VDRL भी कहते हैं। तो सिफिलिस डिसीज को डायग्नोस करने के लिए VDRL टेस्ट यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अब हम बात करते हैं फिर से 64वें नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने पूछा, निम्न में से कौन सा हार्मोन सीधे तौर पर रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसमें इंसुलिन बिल्कुल सही जवाब है। इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करता है, रेगुलेट करता है, तो इंसुलिन इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आप देखें कि एनाटॉमी से रिलेटेड एक बार फिर एक क्वेश्चन आ चुका है। 65 नंबर 65वें नंबर का क्वेश्चन है,
उस क्षेत्र का नाम क्या है जो अध्ययन करता है कि शरीर की सतह की विशेषताएं और आंतरिक संरचना एक दूसरे से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सतह शरीर रचना विज्ञान, जिसे हम सरफेस एनाटॉमी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, 66वें नंबर के क्वेश्चन की। इसमें आप देख सकते हैं पैथोलॉजी वाले पोर्शन से फिर एक क्वेश्चन आया है, मूत्र में आरबीसी की सामान्य सीमा क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी इन यूरिन? तो 4/HPF तक, अप टू 4 HPF तक यूरिन में आरबीसी की नॉर्मल संख्या होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है या कम होती है तो हम उसे एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए हम बात करते हैं 67वें नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना स्टेरॉइड के उत्पादन की अनुमति देती है? तो स्मूथ ईआर, आप सभी ने अगर सेल वाला पोर्शन पढ़ा होगा तो उसमें ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 68, 68वें नंबर का क्वेश्चन है और हिस्टोपैथोलॉजी से पूछा गया है। प्रसंस्करण के बाद ऊतक को एम्बेड करने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो विच रिएजेंट इज यूज टू एम्बेड टिश्यू आफ्टर प्रोसेसिंग? अगर आप सभी ने, जिसने अभी हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में काम किया होगा, उसने टिश्यू प्रोसेसिंग की होगी, टिश्यू की ग्रोसिंग की होगी, कटिंग की होगी और उसकी एम्बेडिंग की होगी। तो आप सभी, हमारे पास वहाँ लिक्विड पैराफिन होता है हमारी लैब में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पैराफिन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। इसमें यहाँ पूछा है इन्होंने, अंतःस्रावी परीक्षण के लिए 24 घंटे के मूत्र को संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर इसी को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। विच इज़ यूज टू प्रिजर्व 24 आवर यूरिन फॉर एंडोक्राइन टेस्टिंग? तो हाइपोक्लोराइड एसिड इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70वें नंबर के क्वेश्चन की। तो इसमें हम बात करते हैं डीएनए कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है। निम्नलिखित में से किस अतिरिक्त कोशिका संरचना में आमतौर पर डीएनए भी होता है? डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल सेल स्ट्रक्चर टिपिकली ऑल्सो हैज डीएनए ऑन इट? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। विशिष्ट शारीरिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं या संरचनाओं के व्यवधान या हस्तक्षेप के लिए क्या शब्द है? ये एनाटॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और इसमें पैथोफिजियोलॉजी सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, पैथोफिजियोलॉजी। चलिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन पैथोलॉजी के सेक्शन से इन्होंने पूछा है, प्लेटलेट का औसत जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाइफ स्पान पूछ लिया है इन्होंने प्लेटलेट्स का, जैसा आप सभी को पता होगा, जैसे कि आरबीसी का 120 दिन होता है लाइफ स्पान, उसी तरह से लगभग 7 से 10 दिन प्लेटलेट का होता है। तो यहाँ इन्होंने ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 10 दिन, तो हम ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। हमारे अभ्यर्थी ने भी सही जवाब लगाया है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन प्लेटलेट का नॉर्मल लाइफ स्पान। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 यानी 73वें नंबर के क्वेश्चन की। ये जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। 41 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें? तो इसका सही जवाब है 105.8 फ़ारेनहाइट। इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली तो हम इसे मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में हमारे लिए मोबाइल की अनुमति नहीं होती, तो इसके लिए एक ट्रिक यूज़ की जाती है। उस ट्रिक के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ इन्होंने, आप देखें कि जनरल साइंस से एक और क्वेश्चन पूछ लिया है, हमारे शरीर में वसी अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, सभी को पता है। अगर आपने सेल के बारे में पढ़ रखा होगा तो सही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं विच यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट? कौन सी इकाई सबसे छोटी है? 75वें नंबर में इन्होंने पूछा है। तो नैनोमीटर जो होती है वो इकाई सबसे छोटी होती है। अगर आपने कभी जैसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे से, उनको हम नैनोमीटर में मापते हैं, तो नैनोमीटर इसमें सही जवाब होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम एपिडोपोसाइट्स और अंकुरित बीजों में व्यापक रूप से पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एपिलोसाइट्स इन जर्मिनेटिंग सीड्स? तो लाइपेज जो है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। आप ये देख सकते हैं कि पैथोलॉजी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फोसाइट उप प्रकार का सटीक वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब अ लिम्फोसाइट सब टाइप? तो ऑप्शन नंबर डी, टी सेल्स।
बी और टी सेल्स आपने सभी ने WBC के बारे में जब पढ़ा होगा तो पढ़ रखी होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी टी कोशिकाएं इसका सही जवाब है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। उस पदार्थ को क्या नाम दिया गया है जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारता है, बीजाणुओं को नहीं, और आमतौर पर निर्जीव वस्तुओं पर लागू होता है। तो ये पूछ रहे हैं एक सब्सटेंस का नाम पूछना चाह रहे हैं, ये जो डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करता है या नष्ट करता है। तो हम उसे इंग्लिश में डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं और हिंदी में कीटाणुनाशक भी बोल सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। ये पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है 79 नंबर का। इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि एलाइजा सेटअप के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रणों की आवश्यकता क्यों है। ये पूछ रहे हैं कि एलाइजा टेस्ट जो हम लगाते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वही इसका जवाब है। एलिजा गलतियां कर सकती है, यदि नियंत्रण अप्रभावी है तो परिणाम अविश्वसनीय होंगे, इसलिए हम इसमें जो कंट्रोल होता है कंट्रोल का उपयोग करते हैं। आपने कई टेस्ट लगाए होंगे उसमें कंट्रोल का उपयोग हम करते हैं। इसी तरह जनरल साइंस से इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, 12th लेवल का क्वेश्चन है ये। इसमें ब्लीचिंग पाउडर का इन्होंने केमिकल फॉर्मूला हमसे या केमिकल नेम पूछ लिया है। तो इसका सही जवाब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर सी हमारे अभ्यर्थी ने भी सही लगाया है, CaOCl2। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर का क्वेश्चन है, पोटेशियम ऑक्सलेट के ठोस क्रिस्टल को एक कंटेनर में आसुत जल में मिलाया जाता है तो पोटेशियम ऑक्सलेट किस शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सॉल्यूट। हम उसे सॉल्यूट कहेंगे या विलेय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 82वें नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इन्होंने आप देख सकते हैं कि पैथोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। नैदानिक प्रयोगशाला में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सूक्ष्मदर्शी कौन सा है। माइक्रोस्कोप के बारे में इन्होंने पूछा है, तो आप सभी ने उपयोग किया हो गया प्रकाश या लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। तो इसका सही जवाब है लाइट माइक्रोस्कोप या प्रकाश माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 83 नंबर का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, रिफ्रैक्ट्रोमीटर का उपयोग खालिस्तान का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू टेस्ट, तो आप सभी को पता होगा यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हम रिफ्रैक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये ए यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी मूत्र विशिष्ट गुरुत्व इसका सही जवाब रहेगा। चलिए फिर हम बात करते हैं जनरल साइंस रिलेटेड 84 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन से रसायन सबसे अधिक आघात वर्धनीय होते हैं। इनका मतलब है हाईली मेलेबल, जैसे हाईली फ्लेमेबल होते हैं जैसे ज्वलनशील, उसी तरह हम हाईली मेलेएबल यानी आघात वर्धनीय। तो इसका सही जवाब है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। चलिए बात करते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन की। व्हाट रिएजेंट इज म्यूटाजेनिक क्लास्टोजेनिक। हिंदी में बात करें तो उत्परिवर्तन या क्लास्टोजेनिक कौन सा अभिकर्मक है। तो इसमें क्रिस्टल जो वॉयलेट होता है, क्रिस्टल बैगनी बोलते हैं जिसे, वो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए एनाटॉमी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पूछा है। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर का क्वेश्चन है, एक अर्ध ठोस ऊतक का नाम है जो हड्डियों के स्पंजी या जालीदार क्षेत्रों के भीतर पाया जाता है। आप सभी ने अगर एनाटॉमी पढ़ी होगी तो हमने बोन मैरो के बारे में ज़रूर पढ़ रखा है, अस्थि मज्जा जिसे बोलते हैं। ये जो बोन मैरो होता है इसी से ही हमारी इस बॉडी की सारी सेल्स हैं और जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हेमेटोपोइसिस जो होता है वो बोन मैरो के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा या बोन मैरो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बात करते हैं पैथोलॉजी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया है इधर, टी सेल्स आर फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब टी कोशिकाएं क्या हैं। तो लिम्फोसाइट टाइप की जो कोशिकाएं होती हैं वो बी और टी सेल्स होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा लिम्फोसाइट्स। चलिए अगले नंबर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 88वें नंबर का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, टेस्ट के लिए कम से कम कितने मल की आवश्यकता होती है। तो अगर आप क्लिनिकल पैथोलॉजी की लैब में काम कर रहे हैं और स्टूल सैंपल लगा रहे हैं तो उसमें आपको मिनिमम जो कंटेनर में सैंपल लेते हैं उसमें टेस्ट लगाने के लिए कितने अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 से 5 ग्राम हम इसमें सही जवाब लगाएंगे, क्योंकि अगर हम एप्लीकेटर स्टिक की सहायता से यूरिन स्टूल लेते हैं तो उसमें 2 से 5 ग्राम सफिशिएंट होता है। चलिए इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89वें नंबर का क्वेश्चन है सिफिलिस से रिलेटेड। ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है। एक परीक्षा में सिफिलिस का 3 बार सिफिलिस वाले पोर्शन से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप देखें कि सीरोलॉजी पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो
हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपदंश का कारण बनता है। अगर अब देखें आपके हिंदी में आपको ना समझ में आया तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से हम इसे समझ पाएंगे। विच अमोंग द फॉलोइंग कॉसेज सिफिलिस, तो ट्रेपेनोमा पैलेडियम पैरासाइट जो होता है वो सिफिलिस का कारण बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ट्रेपेनोमा पैलेडियम पैरासाइट सही जवाब होगा। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण लिपिड युक्त खाद्य पदार्थों में लिपिड की अम्लता होती है। लिपिड यानी फैट की बात कर रहे हैं ये यहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड ऑक्सीकरण इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ये आप देखें कि इन्हें माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया है। एक सूक्ष्म जीव विज्ञान परिवहन माध्यम में सक्रिय चारकोल खालिस्तान होता है। अ माइक्रोबायोलॉजी ट्रांसपोर्ट मीडियम विल कंटेन एक्टिवेटेड चारकोल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने के लिए ऑब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंस। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 24 घंटे के मूत्र संग्रह के संबंध में गलत कथन को पहचानें। तो इन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग 24 आवर यूरिन कलेक्शन। क्लिनिकल पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है कलेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट आर डिस्कार्डेड, रात के दौरान जो संग्रह किया जाता है उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी से यहाँ एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट इज द कलर ऑफ यूरिन इन जॉइंटिस, मतलब जो पीलिया रोग होता है उसमें यूरिन, पेशेंट की यूरिन का कलर कैसा दिखाई देता है। अगर आप सभी ने, जिसने भी स्टूडेंट ने पैथोलॉजी लैब में काम किया है उसने फिजिकली यूरिन को एग्जामाइन ज़रूर किया होगा और इसका सही जवाब उसे ज़रूर पता होगा। तो डार्क येलो कलर का यूरिन जो जॉइंटिस के मरीज के यूरिन में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी डार्क येलो इसका सही जवाब है। चलिए हिस्टोलॉजी से इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है। हिस्टोलॉजी नमूनों के लिए कौन सा कारक ऊतक प्रसंस्करण का समय बढ़ाएगा। विच फैक्टर वुड इंक्रीज टिश्यू प्रोसेसिंग टाइम फॉर अ हिस्टोलॉजी स्पेसिमेन। तो डेंस टिश्यू जो घना ऊतक रहता है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा डेंस टिश्यू। एनाटॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ इन्होंने पूछ लिया है, आप देख सकते हैं, जो कि एनाटॉमी सभी ने आपने पढ़ी होगी कि हमने बोन्स के बारे में पढ़ा है। तो बोन से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है। तो हम सभी को पता है कि कान में पाई जाने वाली जो स्टेपीज हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की। और अगर यहीं पे ये क्वेश्चन पूछते कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो आपको सभी को पता है हमारे स्टूडेंट्स को कि हम जो थाई में, जांग में जो फीमर हड्डी होती है वो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी होती है। चलिए तो इसका सही ऑप्शन डी स्टेपी सही है, हमारे अभ्यर्थी ने भी सही जवाब लगाया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 ये पूछना चाह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ल्यूटिक ग्लोटोसिस का कारण बनता है जो इंट्राओरल अभिव्यक्ति है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ल्यूटिक ग्लोटोसिस इन इंट्राओरल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें ट्रेपोनोमा पैलेडियम, देखिए आप सिफिलिस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, यहाँ सिफिलिस से संबंधित एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से किस स्थिति के परिणाम स्वरूप एसीटोन जैसी गंध वाले मूत्र की उपस्थिति होती है। ये क्लिनिकल पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो इसका सही जवाब है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस, अनियंत्रित मधुमेह रोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ये आप देख सकते हैं इन्होंने फिर से एनाटॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसे वैज्ञानिक जीवित मानते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जैसे हम संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं, कोशिका या सेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सेल। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। किस प्रकार का जल रासायनिक रूप से सबसे अधिक शुद्ध होता है। तो आप सभी ने लैब में काम करते हुए डिस्टिल वाटर का यूज़ जरूर किया होगा। तो इसका सही जवाब होगा DW डिस्टिल वाटर, या हिंदी में जैसे हम आशुद्ध जल भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन के बारे में। 100वें नंबर का 100वें नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा कथन सबसे अच्छा वर्णन करता है कि गोपनीयता कानून से संबंधित है। ये थोड़ा सा अगर इंग्लिश में हम इसे पढ़ें तो ज़्यादा इजीली हम इसे समझ पाएंगे। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट प्राइवेसी लेजिस्लेशन डील्स विथ। तो इसमें सही होगा द कलेक्शन, यूज एंड डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह, उपयोग और प्रकटीकरण। तो दोस्तों इसी तरह के पैथोलॉजी से रिलेटेड और पैरामेडिकल से रिलेटेड और अधिक जानकारी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू।